नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो साइंस की टॉप 1600 की सीरीज चला रहे थे, टॉप 1600 वन लाइनर क्वेश्चंस की, उसका ये आखिरी पार्ट है। 1430 क्वेश्चन 5 पार्ट में डिवाइड करके ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? तो प्लेलिस्ट का नाम है 1600 इम्पोर्टेंट साइंस वन लाइनर फैक्ट फॉर ऑल एग्ज़ाम। यहाँ से आप जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ये आखिरी वीडियो होगा 1600 क्वेश्चन का। ठीक है, तो बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1430 क्वेश्चन क्या था हमारा? प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आपने सुना भी होगा इस सिद्धांत को E = mc² के नाम से भी जाना जाता है, जो द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध बताता है। ये भी पूछा जाता है कि जो E = mc² है वो इसमें C क्या बताता है, मतलब C किसको डिनोट करता है? तो वो चाल को डिनोट करता है, ठीक है, स्पीड को। E = mc² के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो ऑस्टियोमेलेसिया ये अस्थियों से संबंधित है। तो इस रोग से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो अस्थियों से संबंधित है, तो ये कंकाल तंत्र प्रभावित होगा। सिंपल सी बात है, ऑस्टियोमेलेसिया से कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड पूछा जाता है, जो ऑस्टियोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी का संबंध किससे है? तो वो भी कंकाल तंत्र से, यानी कि हड्डियों के अध्ययन से है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये 100 टाइम पूछा जा चुका है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये बनता है कहाँ पर? रेटिना पर। तो आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और ये भी पूछा जाता है कि ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा बनता है? तो याद रखिएगा, वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, वस्तु की आकार से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है कि अपन को जो सामने दिखता है ना वो एकदम जैसा है वैसा ही दिखता है, तो प्रतिबिंब कैसा कहलाए? वास्तविक। अब 4 मीटर का आदमी है, मान लीजिए 2 मीटर का आदमी है, अपनी एक छोटी सी आँख में आ रहा है, तो इसका मतलब उसका प्रतिबिंब हमारी आँख में आ जा रहा है, तो वो छोटा ही होगा। ये भी जान गए। बस इम्पोर्टेंट है तो ये है कि उल्टा बनता है, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु का उल्टा बनता है। इसको हमारा मस्तिष्क क्या करता है? सीधा करके हमको दिखाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है, जो आँख से पूछा जाता है कि आँख का कौन सा भाग नेत्रदान के समय दान किया जाता है? तो वो है कौन सा? कॉर्निया। कॉर्निया भाग दान किया जाता है नेत्रदान के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईसीजी किस अंग की गतिविधियां प्रदर्शित करता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये हृदय की धड़कन से संबंधित है। ठीक है ना, कि धड़कन किस प्रकार चल रही है, आपने देखा भी होगा मूवीज़ में, इस तरह से धड़कन चलती है, तो इसको एक कागज़ में इस तरह से दिखाया जाता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, ईईजी। ईईजी का संबंध किससे? तो उसका संबंध है मस्तिष्क से। तो 2 चीज़ याद रखिएगा, पहला क्या है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये है हृदय से, यानी कि हमारे हार्ट से संबंधित है। और जो ईईजी है इसका संबंध किससे है? तो इसका है मस्तिष्क से, यानी कि हमारे ब्रेन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का नाम है, रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड नाम है। और ये एस्पिरिन वही है, एस्पिरिन जो दर्द निवारक के रूप में, आप गोली के रूप में, जो टैबलेट के रूप में खाते हैं ना एस्पिरिन, ये वही है एस्पिरिन। इसका नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है, तो ये किसका मिश्रण है ये बताना है। तो ये हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की श्रृंखला होती है। ये किस तरह के हाइड्रोकार्बन है? तो एलिफेटिक, यानी कि एलिफेटिक कौन से समूह होते हैं? CH3 वाले। ठीक है, यानी कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये वाले जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, इस पे होता है क्या? बेंजीन, है ना। बेंजीन समूह से जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं एरोमेटिक, और एलिफेटिक होते हैं जो
मिथेन, एथेन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये समूह से जो बनते हैं वो कहलाते हैं एलिफेटिक। तो इन दोनों के हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है मोम। फिर ये भी पूछा जाता है कि मोमबत्ती का जलना, 100 बार पूछा जा चुका है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो वो है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज में पीले रंग की उपस्थिति किस कारण देखी जाती है, तो वो होती है क्वेरिसिटीन तत्व के कारण। प्याज में जो पीले रंग की उपस्थिति होती है वो होती है क्वेरिसिटीन तत्व के कारण। नेक्स्ट है, चने की हरी पत्तियों में खटास का कारण क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चने की भाजी सबने खाई होगी, उसमें जो नमकीन है ना, नमकीन जो होता है खट्टा खट्टा लगता है हमको, उसका कारण होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, HCOOH है ना, यही होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है किसमें, ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो चने की हरी पत्तियों में खटास के रूप में, सॉरनेस के रूप में। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैनिक एसिड, कैनिन एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑप्शन में तीनों में से कुछ भी आ सकता है, तो याद रखिएगा कैनिन, मैलिक, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है, तिलहनों के तेल में पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है, तो ये होता है एलाइड आइसोथायोसाइनेट तत्व के कारण। एलाइड आइसोथायोसाइनेट तत्व, या इसी को बोलते हैं कैरोटिनाइज्ड। तो ज़्यादातर पूछा जाता है कैरोटिनाइज्ड, इसके बारे में याद रखना। जो तिलहनों में के तेल में पीला रंग होता है वो होता है कैरोटिनाइज्ड के कारण। रंग की उपस्थिति के कारण क्या होता है, तो उपस्थिति किसकी उपस्थिति के कारण हल्दी का रंग यानी कि टर्मरिक का रंग पीला क्यों होता है, तो ये होता है कुर्कुमिन तत्व बन जाने के कारण। कुरकुमिन तत्व बन जाने के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। आंवले में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले के फलों में कसैलापन स्वाद किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है पॉलीफिनोल के कारण। ठीक है, टेनिन, इलोजिक, गैलिक या पॉलीफिनोन, सब इसी के नाम है, ज़्यादातर पूछा जाता है पॉलीफिनोन। तो आंवले में जो कसैलापन होता है वो होता है पॉलीफिनोन के कारण। आंवले से पूछा जाता है कि आंवला किस विटामिन का स्रोत है, तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना। पपीते के फलों में पीले रंग का कारण बताओ, तो ये है कैरिका जैंथिन पिगमेंट। कैरिका जैंथिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण पपीते का पीला रंग होता है। बेल के फलों में कड़वाहट का कारण बताओ, तो वो है मार्मेलोथसिन तत्व की उपस्थिति। फिर है करेला के फलों में कड़वाहट, तो ये है टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन के कारण करेला जो होता है वो कड़वा होता है। नेक्स्ट है, टमाटर के फलों का रंग लाल क्यों होता है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले पार्टों में आ चुका है, लाइकोपिन के कारण। जो टमाटर का लाल रंग है वो लाइकोपिन के कारण रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि बैक्टीरिया का प्रत्येक मिनट में 2 गुना विकास होता है। आपने सुना होगा, इसमें कोशिका का विभाजन होता है ना, बैक्टीरिया में सबसे तेज होता है। और बैक्टीरिया को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है ना, वायरस को। तो ये बैक्टीरिया है, वायरस को माना जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। ये बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में क्या बोला, बैक्टीरिया का प्रत्येक मिनट में 2 गुना विकास होता है। 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है। आधे कप को भरने में कितना समय लगेगा, तो 59 मिनट। आधे कप को भरने में वह 59 मिनट का समय लेगा। ठीक है। थायरॉक्सिन क्या होता है, तो ये हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, सबको पता है। ओजोन परत कहाँ स्थित होती है, तो मैंने आपको 5 मंडल बताए थे, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको 5 बताए थे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और उसके बाद बाह्य मंडल। तो जो हमारी ओजोन परत होती है ना, वो होती है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। और जो ओजोन परत होती है, इसका फॉर्मूला होता है O3, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसको आंशिक रूप से अवशोषित कर लेती है। टेमेरिड इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये अलग अलग तरीके से याद रख लीजिएगा। इमली में कौन सा पाया जाता है, संतरे में, टमाटर में, इस तरह से। तो टेमेरिड में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक एसिड यानी कि टार्टरिक अम्ल। ठीक है। मानव शरीर में संक्रमण होने रोकने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है,
तो वो है विटामिन ए। ठीक है, मानव शरीर में संक्रमण रोकने के लिए सहायक विटामिन पूछा है तो विटामिन ए है। अगर पूछा जाता कि संक्रमण को रोकता कौन है, तो वो रोकती हैं WBC, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, उन्हीं को बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, तो विटामिन कौन सा है? ए। विटामिन ए को विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं ना। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। ठीक है, याद रखना। विटामिन बी को थायमिन, विटामिन सी को एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल, और डी ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। पिछले पार्टों में मैं अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, अब मेरे को भी याद हो गए हैं ये तो। ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल में पढ़ चुके हैं। जो इमली होती है, टमेरिड होती है, वो कौन सा अम्ल होता है उसमें? तो टार्टरिक एसिड। मानव शरीर में संक्रमण के लिए विटामिन ए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टिक और ऑफ पेरिस का नाम है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, याद रखना, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O रासायनिक नाम है POP का। इसको POP के नाम से जानते हैं ना। पहले इसकी मूर्तियां बनती थी, अब सरकार ने क्या कर दिया है? बैन कर दिया है, ताकि जल प्रदूषण ना हो। तो POP को याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। एक और क्या होता है चंदू? रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल में इसको अच्छे से रटा चुका था। आपको अगर विटामिन डी और ई में कन्फ्यूजन होता है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पिछले में बता चुका था, हल्ला मत करो। ठीक है, याद करो, विटामिन डी और विटामिन ई, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एक का नाम है क्या? कैल्सीफेरॉल, और एक का नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है, तो मैं इसको हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ। वैसे भी मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूँ टोकोफेरॉल। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसका पहला वर्ड कॉमन करो। ये कैल्सीफेरॉल किससे बनता है? सी से। पहले वर्ड को अंडरलाइन करो। टोकोफेरॉल बनता है टी से। ठीक है, इसी में आंसर छुपा हुआ है। जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें डी पहले आता है। ठीक है, और कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल में कन्फ्यूजन है ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला में डी और ई में से डी पहले आता है, और सी और टी में से सी पहले आता है। तो विटामिन डी को क्या बोलेंगे? कैल्सीफेरॉल। इसी तरह से ई को देखो, ई बाद में आता है, तो ये टोकोफेरॉल का टी भी बाद में आता है, तो ई का क्या होगा? टोकोफेरॉल। इस तरह से याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों के कीट नियंत्रण में हरे रंग का छोटा ततैया जो 200 प्रकार के नुकसानदेह कीटों को खाकर जीवित रहता है और नियंत्रित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं ट्राइकोडर्मा। ठीक है, किसान मित्र है ये ट्राइकोडर्मा। ये जो फसलों में 200 प्रकार के नुकसानदेह कीट होते हैं उनको खाकर जीवित रहता है। ठीक है, और नियंत्रित करता है, तो इसका नाम है ट्राइकोडर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कम से कम 50 बार पूछा जा चुका है ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैविक फफूंदनाशी बायो फंगिसाइड जिसका प्रयोग बीजोपचार, भूमि उपचार तथा खड़ी फसलों पर पर्णीय छिड़काव में किया जाता है, घुलनशील पाउडर है, उसे क्या कहते हैं? तो ट्राइकोग्रामा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो ये ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा ये क्या करता है? कीटों को खा लेता है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा क्या करता है? कीटों को खा लेता है। और जो ये ट्राइकोग्रामा है, ट्राइकोग्रामा एक फफूंदनाशी है, और इसका उपयोग किया जाता है बीजोपचार में, बीजों के उपचार में, सॉइल ट्रीटमेंट में यानी कि भूमि के उपचार में, और खड़ी फसलों पर पर्णी छिड़काव में किया जाता है। तो ट्राइकोग्रामा एक कीटनाशक है, फंगीनाशक है, लेकिन कि जो ट्राइकोडर्मा है वो क्या है? एक कीट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैव रसायन जो कपास, चना, मटर, अरहर, सोयाबीन, मसूर, मूंग, उर्द, लोबिया, ग्वार आदि फसलों में उगने वाली टिड्डियां हैं, ये टूडियों लिखा है, देखिए टिड्डियों को नियंत्रित करता है, उसे क्या पुकारा जाता है? तो NPV। NPV का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रल वायरस। तो एक जैविक रसायन जो कपास, चना, मटर, अरहर, सोयाबीन, मसूर, मूंग, उर्द, लोबिया, ग्वार, मतलब कि सभी प्रकार की लगभग फसलें, चाहे वो रबी की हो चाहे खरीफ की हो, सभी इसमें आ रही हैं ना, इन सभी की फसलों में लगने वाली टिड्डियों को नियंत्रित करता है, तो उसे पुकारा जाता है NPV, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रल वायरस। तो टिड्डियों का प्रकोप तो आपने सुना ही होगा, अभी हाल ही में क्या बोलते हैं, ये न्यूज़ में था, वेस्टर्न कंट्रीज तरफ से आ रही थी जो टिड्डियाँ, तो ये टिड्डियों को नियंत्रित करता है कौन? NPV, याद रखना NPV, और फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रल वायरस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फफूंदनाशक उत्पाद फंगीसाइड प्रोड्यूसर जो पौधों फसलों में लगने वाली यानी कि फंगी को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? तो एक फफूंदनाशक उत्पाद जो पौधों फसलों में लगने वाली फफूंदी को नियंत्रित करता है वो कहलाता है बिवेरिया बेसियाना। ठीक है। कृषि उपकरण यंत्र जिसमें मादा कीट को रखा जाता है और उसके द्वारा नर पतंगों को पॉलीथीन की थैली में फंसाकर नियंत्रित किया जाता है, तो उसे क्या पुकारा जाता है? फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप, इसमें क्या होता है कि मादा कीट को रख देते हैं, एक ऐसे मान लीजिए पॉलीथीन है, ये इस तरह से पॉलीथीन है, यहाँ पर एक मादा कीट को इस तरह से अपन ने क्या कर दिए, रख दिए। तो इस मादा कीट के चक्कर में, ठीक है, मादा कीट को देखकर इसके चक्कर में क्या होते हैं, जो मेल कीट होते हैं, जो कि मेल कीट होते हैं, वो बिल्कुल खिंचे चले जाते हैं। ठीक है, इस मादा कीट की ओर खिंचे चले जाते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि वो इनके फंसाने के लिए जाल है एक, है ना। जैसे कि आप लोगों के जीवन से भी संबंधित है, ये जो आपको इस तरह से दिखता है ना, जो खूबसूरत दिखता है बहुत ज़्यादा चीज़, लेकिन वो इतना खूबसूरत होता नहीं है। एक्चुअल में वो एक क्या है, आपको फंसाने का एक जाल है, आपका टाइम वेस्ट करना और आपको आपकी सफलता को विफलता में परिवर्तित करने का एक इसी तरह का जाल है। तो इससे आप अपने जीवन को भी जोड़ सकते हैं। तो ये कैसा उपकरण है, इस उपकरण का क्या नाम है? फेरोमोन ट्रैप। तो इसको आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप क्या है? एक जाल है जिसमें कि क्या किया जाता है, जो अपने साथ होता है वही किया जाता है। एक मादा कीट को रख दिया जाता है, इससे खींचे चले जाते हैं मेल कीट, यानी कि पुरुष कीट, है ना। मादा का उल्टा क्या होता है? नर। तो नर कीट खींचे चले आएंगे और इसमें फंस जाएंगे तो बस उनकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो फंसना नहीं है अपन को, अपन क्या करेंगे, बचेंगे इन सब चीज़ों से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलगंड, या मैं इसी को बता चुका हूँ, ये घेंघा रोग है ना, हिंदी में ज़्यादा प्योर हिंदी में गलगंड बोल देते हैं, गोइटर बोलते हैं इंग्लिश में, और घेंघा रोग प्रचलित नाम है। तो मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? तो थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके बढ़ जाने के कारण देखा होगा गले में इस तरह से, ये गला है तो यहाँ से इस तरह से ऐसे लटक आता है ना ये, तो ये कौन सी ग्लैंड होती? थायराइड ग्रंथि होती है, जो कि इस तरह से बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं घेंघा रोग, गले में होता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि जो घेंघा रोग है ये किसकी कमी से होता है? तो ये कमी से होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है कौन सा? घेंघा रोग। इसी को बोलते हैं गलगंड, इसी को बोलते हैं कौन सा? गोइटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कीट कालाजार फैलाता है? तो कालाजार एक बीमारी है, जो कौन सा कीट फैलाता है? तो सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई का मतलब होता है, सैंड मतलब रेत फ्लाई, रेत में उड़ने वाला कीड़ा होता है। ठीक है, तो ये होता है सैंड फ्लाई। फिर धातु की एक वर्गाकार प्लेट में वृत्ताकार छेद किया जाता है। तो धातु की एक वर्गाकार, वर्ग मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? इक्वल हो। मैंने मेंसुरेशन वाले पार्ट में आपको अच्छे से समझाया सभी आकृतियां। ठीक है, तो ये एक वर्गाकार छेद किया जाता है, गर्म करने वृत्ताकार छेद किया जाता है, वर्गाकार प्लेट में एक छेद कर दो, कैसा? गोला। वृत्ताकार मतलब सर्कुलर। गर्म करने पर छेद में क्या परिवर्तन होगा? तो छेद करने पर ये बढ़ता है, इस छेद को गर्म करोगे तो ये क्या होता है? बढ़ता है। और ठंडा करने पर घटता है। इसका एग्जाम्पल मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ। देखो, जब भी जो बैलगाड़ी होती थी ना, गांव में बैलगाड़ी होती थी, तो बैलगाड़ी इस तरह से, बैलगाड़ी का पहिया हुआ करता था लकड़ी का, लकड़ी के पहिए में ऊपर एक लोहे की चढ़ा दी जाती थी परत, लोहे की पतली से ऐसे परत चढ़ा देते थे। तो इस परत को गर्म करके चढ़ाता था वो जो कारपेंटर था, वो उसको गर्म करके चढ़ाता था। ऐसा क्यों करता था? क्योंकि ये जो परत थी ना, ये बड़ी होती थी, किससे? लकड़ी से। जब गर्म करोगे तो ये फैलती है, जो धातुएं होती हैं गर्म करने पर ये फैलती हैं, तो ये फैल जाती थी, आसानी से चढ़ा देता था इस लकड़ी के पहिए में। फिर क्या होता था, जब ये ठंडी होती थी तो ये सिकुड़ती हैं, तो इस लकड़ी के पहियों को जकड़ लेती थी। यही काम करता है किस में? जो हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म होता है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि जब ट्रेन चलती है पटरी में जब ट्रेन चलती है तो उसके बीच की दूरी इस तरह से देखा होगा, जब एक पटरी और दूसरी पटरी के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जब इस पर ट्रेन चलेगी, इस तरह से ट्रेन चलेगी, तो ये गर्म होते हैं, गर्म होने से ये क्या होता है? इनमें बढ़ते हैं। आघात वर्धनीयता का गुण सुना है ना,
तो ये बढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे गैप छोड़ दिया जाता है, ताकि जब ट्रेन यहाँ से गुजरे तो ये इंक्रीज हो जाएंगे, और जब वहाँ से निकल जाएगी तो वो ठंडे होंगे तो वो छोटे हो जाएंगे वापस से, इसलिए गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, तो आघात वर्धनीयता वाला गुण है, गर्म करने पर जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें प्रसार होता है, और जब ठंडी होती हैं तो धातुओं में क्या होता है, वो संकुचित होती हैं। ठीक है, अब याद रहेगा। मोती मुख्यतः किसका बना होता है, तो मोती पूछे या फिर संगमरमर पूछे, मैं यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ। मोती, संगमरमर, चूना पत्थर, ये सब कुछ, ये जो तीनों हैं, ये तीनों है ना, कौन सा, मोती, संगमरमर, चूना पत्थर, ये तीनों मिलकर बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3। एक और बता देता हूँ, जो अंडा होता है ना, अंडा पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मेरे को याद आ गया। अंडे की ऊपरी परत होती है, अंडे में एक ऊपरी परत होती है जिसको छील के फेंक देते हैं, अपन लोग उबालते हैं ना तो छील के फेंक देते हैं, वो जो ऊपरी परत है वो भी बनती है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो मोती कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, अंडे की ऊपरी परत कैल्शियम कार्बोनेट, बाकी अंदर तो प्रोटीन होता है ना, सबको मालूम है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस विशेषता के लिए ट्रांसजेनिक फसल गोल्डन राइस पैदा की गई है, तो विटामिन ए के लिए। विटामिन ए के लिए जो ट्रांसजेनिक फसल है गोल्डन राइस, वो विटामिन ए के लिए अच्छी होती है ना, अच्छा स्रोत है। और जो विटामिन ए है वो उससे आँख की कमजोरी वाले रोग होते हैं ना, आँख की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें आँख बंद करके आपको विटामिन ए लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है एथिलीन, तो पॉलीथीन किसका बहुलक है, ये पूछा जाता है। जो पॉलीथीन है वो पॉलीमर है, क्या है, पॉलीमर है, यानी कि बहुलक है, किसका है, तो ये याद रखना किसका है, एथिलीन का क्या है, और तो पॉलीथीन का पॉलीथीन पॉलीमर हो गया, तो एथिलीन क्या हो जाएगा, इसका एकलक हो जाएगा, यानी कि मोनोमर हो जाएगा। याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पदार्थ के फिलोस्पर्श वूल कहते हैं, किस पदार्थ को फिलोस्पर्श वूल कहते हैं, तो वो है जिंक ऑक्साइड को। जिंक ऑक्साइड ZnO2 जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं फिलोस्फेयर वूल। ठीक है, फिलोस्फेयर्स वूल कहते हैं, और वूल का मतलब क्या होता है, रुई, है ना। RDX का अन्य नाम क्या है, तो साइक्लोनाइट RDX का नाम सभी ने सुना होगा, मूवीज वगैरह में देखते होंगे ना, RDX का यूज विस्फोटक के रूप में किया जाता है, तो वही RDX है, और ये बनता है साइक्लोनाइट से बनता है। रासायनिक नाम हाइपो क्या है, तो हाइपो जो होता है, रासायनिक नाम हाइपो, वो सोडियम थायोसल्फेट है, Na2H2O3। जो हाइपो है ना, हाइपो का रासायनिक नाम है वो है सोडियम थायोसल्फेट, सूत्र याद रखना Na2H2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गेहूं की प्रजातियां PDW, ये PWD नहीं है ना, क्या है, PDW 295 HD 4612 HI 86227 किस स्पीसीज के अंतर्गत आती हैं, तो ये कठिया गेहूं है। जो कठिया गेहूं है ना, कठिया गेहूं है जिसको आप लोग खाते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग नहीं खाते हैं कठिया गेहूं को, वो उसकी किस्म है ये PDW 295 HD 4615 और HD 27। तो ये कठिया की है, कठिया की किस्में हैं। तो अगर कठिया प्योर गेहूं दिया जाएगा तो कोई नहीं खाएगा, लेकिन अगर उसकी प्रजातियां, ये जो संकरित प्रजातियां हैं PDW HD HI, ये सब लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें इसकी गुणवत्ता को इंक्रीज किया गया है। किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन की घटना के कारण, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसकी घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। फिर है हीमोग्लोबिन किसकी महत्वपूर्ण घटक होती है, तो WBC की, सॉरी RBC की ना, रेड ब्लड कॉर्पल्स की, RBC लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसी हीमोग्लोबिन में जो हीम रंजक है इसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पूछा जाने वाला सवाल है कि इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है लौह, यानी कि आयरन पाया जाता है। ठीक है, रक्त की कमी से होने वाला रोग क्या है, एनीमिया है, ये भी पूछा जाता है। तो रक्त वाला चैप्टर अलग से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दो तत्व कौन से हैं जो सर्वाधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन। दो तत्व कौन से हैं जो सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तत्व किसके पाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन के। चाहे आप कोई सा देख लीजिए, सबसे ज़्यादा, क्योंकि कार्बन का एक ऐसा गुण है,
कार्बन को सबसे अनोखा तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें श्रृंखला का गुण पाया जाता है। क्यों क्यों इसमें श्रृंखला का गुण पाया जाता है? और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट यानी कि सबसे ज़्यादा तत्व पूछ दे, सबसे ज़्यादा यौगिक पूछ दे, तो सबसे ज़्यादा यौगिक किस तत्व के बनते हैं? तो वो बनते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। और उससे भी सबसे ज़्यादा, और गुण किसके गुण के कारण? तो कार्बन के ये श्रृंखला वाले गुण के कारण, इसी के कारण, जो श्रृंखला के कारण है, इतने सारे यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपन को घुमा फिरा के पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, अपन को आंसर बनना चाहिए। ठीक है, दो तत्व कौन से जो सर्वाधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं? तो वो है हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम्स की यानी कि गुणसूत्र की संख्या बताओ। तो आपको मालूम होगी, ये तो सबको पता होगा, 23 जोड़े होते हैं ना। मनुष्य की कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 23 जोड़े, यानी कि 23 बराबर कितने? 46। तो जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ा लगाना है, अगर संख्या पूछे तो 46 लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना। हिंदी थोड़ा कठिन होती है, ये लिक्विफाइड को तरलीकृत लिखा है ना। द्रवित सुने थे आपने, तरलीकृत भी सुन लीजिए। एलपीजी का मुख्य आधार घटक तो मैं आपको बता चुका हूँ। एलपीजी के लिए कोड है हमारा बीपी। खाना बनाते बनाते बीपी बढ़ जाता है ना अपना, तो बी से ब्यूटेन है, पी से प्रोपेन है। तो जो आपसे पूछा जाए वो लगा देना। ऑप्शन में दोनों मिलेंगी, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगर इन दोनों में से एक मिले तो एक लगाना है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है जो गोबर गैस होती है, गोबर गैस में कौन सा वो होता है, तत्व होता है मुख्य आधार घटक? तो वो होती है मीथेन, CH4। ठीक है, किस विटामिन की कमी से हेमरेज हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हेमरेज हो जाता है ना। ब्रेन हेमरेज सुना है आपने? वो बस उसी को बोल रहा है, ब्रेन हेमरेज सुना है, उसी बीमारी के बारे में है। तो वो किसकी कमी से होती है? विटामिन के की कमी से। एक हृदय धड़कन, हार्ट बीट का समय कितना है? तो 0.8 सेकेंड है। पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, 0.8 सेकेंड हार्ट बीट का टाइम है। 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, ये भी पूछा गया है। अपना जो हृदय है वो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है? तो वो है 5 लीटर। ठीक है, इसको भी याद रखना। 3 फैक्ट हो गए। 0.8 सेकेंड एक धड़कन का समय है, 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, 5 लीटर ब्लड पंप करता है 1 मिनट में। कौन? हृदय, हार्ट, दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम यहाँ पे ये गलत है, टोकोफेरल विटामिन ई का नाम है। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ठीक है, ठीक है, तो इनको आप एक लाइन से याद कर लो, ये बहुत बार आ रहा है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एक होता है जिप्सम, इसमें यही संबंध है। एक होता है क्या? जिप्सम। ये जिप्सम वही है जो किसमें? सीमेंट में मिलाया जाता है ना। एक होता है जिप्सम, एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। इनके सूत्र देख लो। जो जिप्सम होता है उसमें होता है CaSO4 इंटू 2H2O, कितना? 2H2O। ठीक है, डाईहाइड्रेट। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका जस्ट हाफ कर दो, यानी कि CaSO4 इसके आधे जल के बराबर। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, इस तरह से। तो याद रखना POP और जिप्सम दोनों को। नेक्स्ट, ताप स्थायी को धारण करने वाली ग्रंथि कौन है? हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है जो कि ब्रेन का पार्ट है, तो ताप स्थायी धारण करने वाली ग्रंथि है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो किसमें? RBC में पढ़ चुके हैं। शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वन का नाम क्या है? इन्वर्टेज है। ठीक है, तो शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट का किण्वन करके जिससे इथेनॉल बनाया जाता है, वो वही क्रिया है ना। तो किण्वन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं इन्वर्टेज। शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वन का नाम बताओ, तो वो उसका नाम है इन्वर्टेज। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जाता है? तो या तो A का दे दो या तो O का दे दो। O सभी को दे सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है। मैंने पिछले पार्ट में अच्छे से समझाया था ब्लड ग्रुप कि जिसमें एंटीजन नहीं होता है, जिसमें एंटीजन नहीं होता है तो उसका एंटीबॉडी नहीं बनेगा।
ओ ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता तो इसका एंटीबॉडी नहीं बनता है। यानी कि इसको आप ए को दे दो, ए बी वाले को दे दो, या फिर बी वाले को दे दो, सभी को दे दो, किसी को भी दे दो तो वो नहीं मरेगा, ठीक है। लेकिन अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड दोगे तो ए में है ए वाला एंटीजन, तो इसमें एंटीबॉडी बनेगा किसका, बी का, ठीक है। अगर ए में ए का एंटीजन है तो एंटीबॉडी बनेगा बी का। तो जो बी का एंटीजन अगर इसको दे दोगे तो बी इसका एंटीबॉडी और इसका एंटीजन दोनों मिलकर पूरा रक्त क्या कर देंगे, समाप्त, और इंसान की क्या हो जाएगी, मृत्यु, ठीक है। तो इसको याद रखना। ब्लड ग्रुप ओ को बोलते हैं सर्वदाता समूह, और जो ए बी होता है ये होता है सर्वग्राही समूह, ठीक है। ये सभी से ले सकता है, ब्लड ग्रुप ओ सभी को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन है, तो वो है रुधिर यानी कि ब्लड, ठीक है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। ये वायरस नहीं है ना ही जीवाणु है, ये क्या है, एक प्रोटोजोआ। पूछा गया क्वेश्चन है मलेरिया का परजीवी क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम होता है। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। ये मैं मतलब कि मैंने बाइट से लेकर के टीबी तक, है ना, बाइट के बाद बिट, फिर बिट के बाद केबी, फिर एमबी, जीबी, टीबी, ये सब पिछले पार्ट में समझाया हुआ है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो विटामिन प्राप्त होता है, तो ये तो बच्चे को पता है, विटामिन डी से विटामिन डी प्राप्त होता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये श्वास की गति कैसे बढ़ती है ये भी समझ लीजिए। तो जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो ब्लड जो हमारा हृदय है वो जल्दी जल्दी पंप करने लगता है ना, क्योंकि हमारे जो बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा है वो नहीं मिल पाती है नॉर्मल सांस से, तो वो उस ऑक्सीजन को मात्रा को पूरी करने के लिए ब्लड को जल्दी जल्दी पंप करने लगता है। इसलिए हमारी जो धड़कन है वो क्या बढ़ जाएगी, श्वास की गति है वो बढ़ जाती है, ठीक है। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे, तो ये नहीं पूछा जाएगा कहाँ के रहने वाले थे, ये पूछा जाता है रेडियो के आविष्कारक कौन है, तो वो है मार्कोनी, इटली के रहने वाले थे, ठीक है, इटली के, जहाँ की सोनिया गांधी है। माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है तो अति सूक्ष्म जीवों से, अति सूक्ष्म जीवों से संबंधित है, तो नाम से ही संबंधित है। बायोलॉजी मतलब जीवों का अध्ययन, माइक्रो मतलब अति सूक्ष्म, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटे का छोटा, बायोलॉजी संबंधित है अति सूक्ष्म जीवों से, तो इतना याद रख लेना। करने से मानव के किस अंग की क्षति होती है, तो लीवर की। ये तो सबको मालूम है, घर घर का डायलॉग होता है, ज़्यादा शराब पीने से क्या होगा, लीवर गल जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। जो ज़्यादा दारू पीता है तो उसने कई बार सुना होगा, आप में से जो भी पीता होगा उसने सुना होगा कि लीवर खराब होगा, बहुत लोग सजेस्ट किए होंगे, ठीक है। तो लीवर खराब हो जाता है, इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, कम मात्रा में, ठीक है। उपयोग हानिकारक होता है, ठीक है ना, तो छोड़ना नहीं है लेकिन कम पीना है, ठीक है। धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से, धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफ़ेद व चमकीले हो जाते हैं। इसको आप याद मत रखो, प्रकाश का प्रकीर्णन लिखा हुआ है इसमें, इसको याद रखो कि जो सफ़ेद रंग होता है ना उसमें नील लगाने से वो अधिक सफ़ेद व चमकीले दिखाई देते हैं। तो जो शुद्ध कपड़ा होता है वो प्योर सफ़ेद ना होकर थोड़ा सा होता है येलो, ठीक है, येलो। जो नील लगाते हैं ना वो इस फॉर्मूले पर काम करता है, येलो हो जाता है, पीलापन आ जाता है कपड़ों में। अगर इसमें येलो में क्या कर दें, ब्लू रंग डाल दें, यानी कि नीला रंग डाल दें, तो वो हो जाएगा वाइट। प्राथमिक रंगों की क्वालिटी से सुना है ना, ये जो नीला रंग है ये है प्राथमिक रंग। अगर इसमें येलो मिलाओगे तो नीला और येलो मिलने से क्या होता है, सफ़ेद बनता है, इसलिए नील मिलाया जाता है, पहला कारण। और अगर सफ़ेद में भी नील लगाने से वो चमकदार और सफ़ेद हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रकाश एक कलर से संबंधित है, तो सब में लगा देना प्रकीर्णन, सिर्फ एक को छोड़ के। एक किसको, जो पानी में बुलबुला होता है, पानी में क्या होता है, साबुन का बुलबुला होता है, वो रंगीन क्यों दिखाई देता है, ये पूछा जाता है कि पानी में जो साबुन का बुलबुला होता है वो रंगीन क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण ये है व्यतिकरण, क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होने के कारण वो रंगीन दिखाई देता है। बाकी सब में प्रकीर्णन लगा दो, आकाश नीला क्यों, प्रकाश का प्रकीर्णन। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला क्यों दिखाई देता है, तो वो भी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। समुद्र के जल का रंग नीला क्यों, प्रकाश का प्रकीर्णन। कला राजा प्रकीर्णन लगा देना, सिर्फ इस पानी के बुलबुले को याद रखना, साबुन के बुलबुले को, इसमें क्या है, व्यतिकरण है, ठीक है। नेक्स्ट है
कोशिका की खोज किसने की थी? तो बहुत बार इसको तो पढ़ पढ़ के पागल हो गए। 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। ये भी पूछा जाता है कि जो कोशिका रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो जीवित थी या मृत? तो मृत कोशिका थी। ठीक है, मृत कोशिका कहने का मतलब क्या हो जाता है कि मृत कोशिका मतलब अब उसका विभाजन नहीं हो रहा है। कोशिकाओं का क्या होता है? विभाजन होता है। एक कोशिका से दो कोशिका बनते हैं, समसूत्री विभाजन, विषमसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये सब आपने सुन रखा होगा। ठीक है, पढ़ लेना। तो जो रॉबर्ट हुक ने जो कि वृक्ष की छाल में खोजी थी उसका विभाजन नहीं हो रहा था, तो वो कैसी कोशिका हुई? मृत कोशिका। ठीक है, फिर है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अपश्रव्य होती है। अपश्रव्य तो मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी। एक होती है श्रव्य कैटेगरी, एक होती है अपश्रव्य, और एक होती है पराश्रव्य। ये 3 कैटेगरी याद रख लेना, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, पराश्रव्य। ठीक है, तो जो श्रव्य कैटेगरी है इसको याद रख लो, बाकी सब बन जाएगी। 20 हर्ट्ज, हर्ट्ज से स्टार्ट करते हैं अपन लोग। 20 हर्ट्ज वो ध्वनि है जो अपन नॉर्मली सुन सकते हैं, ये कम से कम है। और 20,000 हर्ट्ज ये हाईजेस्ट है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की नहीं सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज से कम की नहीं सुन सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कितनी सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की सुन सकते हैं। ठीक है, तो जो श्रव्य ध्वनि है वो कौन सी हो जाएगी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की। जो पराश्रव्य होगी वो 20,000 हर्ट्ज के बाद की होगी, और जो अपश्रव्य ध्वनि होगी वो 20 हर्ट्ज से कम की होगी। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि जो चमगादड़ अपने शिकार को ढूंढने के लिए किस ध्वनि का यूज करता है? तो पराश्रव्य ध्वनि का। यहीं से एक क्वेश्चन और आता है कि जो सोनोग्राफी होती है, सोनोग्राफी जिससे कि पेट के अंगों को देखा जाता है, वहाँ गड़बड़ी, तो सोनोग्राफी में कौन सी ध्वनि का यूज किया जाता है? तो वो होती है पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? WBC का काम तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, रोगों से रक्षा करना है। WBC जो संक्रमण करने वाले कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, उनसे उनसे उनको ख़त्म करती हैं, उनसे अपने शरीर की रक्षा करती हैं। ठीक है, तो एड्स इससे संबंधित है। जो एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। एड्स किसके किसके कारण होता है? HIV के कारण। तो जो HIV वायरस होता है ना, वो अटैक करता है WBC पर, श्वेत रक्त कणिकाओं को ख़त्म कर देता है। इसलिए अगर एड्स से जो संक्रमित व्यक्ति है उसको अगर सर्दी भी हो जाएगी तो वो सर्दी से ही मर जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, श्वेत रक्त कणिकाएं ही नहीं है, तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट, यानी कि कोई भी उसको रोग हो जाएगा तो वो मर जाएगा। और एड्स एक ऐसी लाइलाज बीमारी है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, ब्लड के थक्के, रक्त के थक्के जमाने में कौन सहायक है? तो वो है विटामिन के। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है जो कि मैं पिछले पार्टों में बता चुका हूँ, यहाँ जल्दी से बताऊँगा। जो विटामिन के है ना, जो विटामिन अपनी के है, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए घाव भरने में, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। घाव भरने में सहायक है विटामिन C, जिसको स्कारबिक एसिड कहते हैं, और रक्त का थक्का, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बनाने में सहायक है विटामिन के। रक्त का थक्का बनाना होगा तो किसको याद करोगे? विटामिन के को। अगर घाव भरना होगा तो किसको याद करोगे? विटामिन C को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो सबसे पहले पूछा जाता है कि जो पास्कल है वो किसकी इकाई है? दाब नापने की इकाई है। पास्कल दाब नापने की इकाई है, तो इसका मान कितना होता है? वायुमंडलीय दाब कितना होता है पास्कल का? होता है 105 पास्कल, 105 पास्कल। ठीक है, फिर है साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का। साइटोकाइनेसिस किसका किसका विभाजित होता है? विभाजन होता है तो कोशिका द्रव्य का। ठीक है, एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है, तो मैथिल एल्कोहल में मैथिल समूह होता है, और एल्कोहल मतलब OH समूह। ठीक है, OH समूह में अगर मैथिल जोड़ दोगे तो मैथिल एल्कोहल, या इसी को बोलते हैं मैथेनॉल। अगर एथिल जोड़ दोगे यानी कि CH3CH2OH, ये एथिल समूह है। OH में अगर एथिल जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा एथिल
एल्कोहल, या इसी को बोलेंगे एथेनॉल। एथेनॉल IUPAC नाम है और एथिल अल्कोहल इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, याद रखना। तो ये फॉर्मूले भी बनने चाहिए, है ना। जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर क्या कहलाती है? अगर टक्कर, एक कण यहाँ से आए, एक कण यहाँ से आए, टकरा जाए और एक दूसरे से क्या करें, चिपक जाएं, तो ये कहलाता है पूर्णतः प्रत्यास्थ, परफेक्टली इलास्टिक टक्कर कहलाती है। ठीक है, तो टक्कर क्या कहलाएगी, पूर्णतः प्रत्यास्थ। और अगर ये नहीं चिपके तो वो होती है अप्रत्यास्थ। ठीक है, फिर है 1497 नंबर का क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव क्या होगा? वो होगा नियत, नियम नहीं, नियत, कांस्टेंट होगा। अगर गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उसका गुरुत्वीय विभव भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि गुरुत्वीय विभव को प्रभावित कौन करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र। अगर वही शून्य है तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जब प्लस क्यू आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक बिंदु विभव वाले बिंदु तक ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्लस क्यू से, अगर प्लस क्यू आवेश को कम विभव से अधिक विभव तक ले जाओगे तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, उसकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है तो निम्न विभव के उच्च विभव की ओर। ये तो सिंपल सा काम है सिंपल सा है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। ठीक है ना, ये है निम्न विभव, ये है उच्च विभव। तो निम्न से उच्च की ओर जा रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी क्षेत्र में गुरुत्व क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव क्या होगा? ये पढ़ चुके थे, नियत होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 1500वां क्वेश्चन है, इस पेज का लास्ट है। ठीक है, अभी अपन को तो 1600 कंप्लीट करना है। जल के वैद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों मिला दिया जाता है? तो जल को विद्युत चालक बनाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा अम्ल या क्षार इसलिए मिलाया जाता है विद्युत अपघटन में, इस तरह से विद्युत अपघट्य होता है ना, इसमें से थोड़ा सा अम्ल या क्षार मिला देते हैं ताकि वो चालक हो जाए। और चालक कैसे हो जाएगा कि विद्युत अपघटन में क्या होते हैं, जो धारा का प्रवाह होता है वो आयन के कारण होता है, जो उसमें आयन होते हैं ना, तो अम्ल और क्षार डालने से उसमें आयनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है जिससे वो सुचालक हो जाता है। ठीक है, वैसे तो विद्युत अपघट्य ही सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत मोटर। और अगर उल्टा पूछ ले, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो डायनमो। ठीक है, डायनमो। ठीक है, तो डायनमो, इसी को जनरेटर बोलते हैं अपन लोग, है ना। पानी H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजी बंध और प्लस हाइड्रोजन बंध। ठीक है ना, सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के आपने पढ़े हैं? एक होता है विद्युत संयोजी बंध, एक होता है सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी, 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, उप सहसंयोजी बंध दो एक अलग ही चैप्टर है। सहसंयोजी बंध होता है वो जो साझे के इलेक्ट्रॉन से बनता है। जो विद्युत संयोजी बंध होता है वो होता है लेन देन से, मतलब कि जैसे Na है और Cl है, इसमें क्या है, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, यानी कि इसके सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा है, क्योंकि 11 होते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। Cl 17 है, अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको एक चाहिए है, इसके पास एक ज़्यादा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, क्लोरीन को, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 10, दोनों क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। तो ये इस तरह का आदान प्रदान क्या कहलाता है, विद्युत संयोजी बंध। और जो क्या होता है, सहसंयोजी बंध होता है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जैसे अपन क्या बनाते हैं, H2O में ही अपन समझ लेते हैं कैसे विद्युत संयोजी बंध कैसे, सहसंयोजी बंध कैसे बनता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखो, ऑक्सीजन की का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 8। ठीक है, तो पहले कक्षक में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे, बचेंगे बाहरी कक्षक में कितने बनेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 1, यानी कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे रहता है, हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन इस तरह से। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन को अपनी अष्टक पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करता है, इस ऑक्सीजन से इस तरह से वो कनेक्ट हो जाता है,
मतलब इसने लिए नहीं है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, जिस तरह से NaCl में ले लिए थे क्लोरीन ने, इस तरह से इसने लिया नहीं है, बल्कि ये ऑक्सीजन से इस तरह से जुड़ गया है सहसंयोजी बंध द्वारा। ये इस तरह से दो हाइड्रोजन जुड़ गए, और ये इनको तो आप जानते ही हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में दो होते हैं। ठीक है, तो अब बन जाएगा। फिर है क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र कहाँ पर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ कोशिका कहते हैं। पावर हाउस ऑफ कोशिका किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। और मनुष्य के शरीर में ब्लड का प्योरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण किस अंग में होता है? ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को बोलते हैं डायलिसिस। 6 कृषि कॉलेज साबोर, पुणे, कानपुर, तो ये तो जीके का पार्ट हो गया ना, पढ़ लेते हैं। साबोर, पुणे, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर तथा लायलपुर जो अब पाकिस्तान में है, किस वर्ष खोले गए थे? तो ये पूछा गया 1905 1907 में। 1907 जबकि सूरत अधिवेशन हुआ था, है ना, 1907 के टाइम। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। तो ये अपना अभी का विषय नहीं है। उस टाइम पर ये साबोर है, ये पुणे महाराष्ट्र वाला नहीं है, दूसरा पुणे। कानपुर जो अब पाकिस्तान में है, तो ये कृषि कॉलेज है, तो ये तो कानपुर तो इंडिया में है यार, इसको आप नेट में सर्च कर लेना, है ना, इसको छोड़ो। वैसे भी अपन साइंस पढ़ रहे हैं तो जीएस का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय 1960 में कौन सा खोला गया? तो पंतनगर, उत्तराखंड। ठीक है, तो इसका भी साइंस से पार्ट नहीं है, तो अपन छोड़ देते हैं किसको? 7 छोड़ दो, 8 छोड़ दो, यहाँ से 1509 से शुरू करते हैं, ठीक है। 1509 से। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जा रही है, ठीक है। एक जो कार है वो क्या कर रही है? जा रही है, चल रही है, अभी रुकी नहीं है, ठीक है। कार पर लगने वाला शुद्ध बल क्या होता है? तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान हो और त्वरण हो। त्वरण कब उत्पन्न होता है? जबकि वेग में, वेग या चाल, आदिश के लिए चाल, सदिश के लिए वेग, चाल में परिवर्तन हो तो उत्पन्न होता है क्या? वेग, त्वरण। यहाँ पर क्या बोल दिया है कि एक समान चाल से जा रही है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? द्रव्यमान से और त्वरण से। तो द्रव्यमान तो कुछ ना कुछ तो हो ही करेगा, कार है तो, लेकिन समान चाल से जा रही है तो उसमें त्वरण जो होगा क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर त्वरण जीरो है तो लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वो द्रव्यमान का मल्टीपल है। समझ गए होंगे फिजिक्स वालों को, तो ये एक छोटी सी बात है। नेक्स्ट है, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा जाता है, जल में इसका भार क्या होगा? तो गुब्बारे में अगर आप जल भर दोगे तो उसका जल में भार क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है, क्योंकि गुब्बारा डूबता नहीं है ना उसमें, पानी में, तो उसका क्या हो जाएगा? भार जीरो हो जाएगा जल का, गुब्बारे का। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता क्या होती है? तो ताप बढ़ाने पर जो श्यानता होती है वो घटती है। ताप बढ़ाने पर मैं बता देता हूँ, विस्कोसिटी यानी कि श्यानता, और एक आपने सुना होगा कौन सी? प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी, है ना, प्रत्यास्थता। ये दोनों ताप बढ़ाने पर कम होती हैं। ताप बढ़ाने पर कम होती हैं क्या? चाहे विस्कोसिटी हो यानी कि श्यानता, और प्रत्यास्थता, दोनों क्या होती हैं? ताप बढ़ाने पर घटती हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि दाब बढ़ाने पर, दाब इंक्रीज करोगे तो क्वथनांक और गलनांक, चाहे क्वथनांक को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, बीपी लिख देता हूँ, और गलनांक को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ये दोनों क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। दाब बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज होते हैं। ताप बढ़ाने पर विस्कोसिटी और प्रत्यास्थता दोनों क्या होती हैं? कम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो क्लोरोफॉर्म की खोज की थी सर जेम्स हैरिसना ने। तो ये बहुत कम बार पूछा गया कि जेम्स हैरिसना ने खोज की थी। क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछा जाता है तो क्या होता है? CHCl3 होता है क्या क्लोरोफॉर्म का सूत्र? ट्राईक्लोरोमेथेन है ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। और इसका यूज किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है बेहोशी के लिए। क्लोरोफॉर्म का यूज क्या किया जाता है? बेहोशी के लिए या शल्य चिकित्सा में, ठीक है।
प्लाज्मा प्रोटॉनों का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्लाज्मा प्रोटॉनों का संश्लेषण यकृत, लीवर में बहुत बार पढ़ चुके। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। ये भी पूछा जाता है जो अश्रु गैस होती है इसमें कौन सी गैस होती है? तो वो होती है अमोनिया गैस। ठीक है, अमोनिया गैस होती है अश्रु गैस में और इसका रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित एवं उसकी पुनरावृत्ति करने की तकनीकी क्या कहलाती है? तो वो होती है होलोग्राफी। होलोग्राफ में क्या होता है, जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल ऐसा ही, वैसे फोटो जो होती है वो होती है 2 डायमेंशनल, लेकिन अपन को होलोग्राफी में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो होता है 3 डायमेंशनल। मतलब जैसा व्यक्ति यहाँ है वैसा ही यहाँ पे बनेगा। और एक नहीं, इसके आप 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने बनाना चाहो उतने बना सकते हो, जहाँ बनाना चाहो वहाँ पे बना सकते हो। ये बिल्कुल हम शकल जैसे लगेगा। ठीक है, तो होलोग्राफी आपने 12th में पढ़ा होगा फिजिक्स में। कौन है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विद्यालय इम्फाल की स्थापना की गई थी। तो केंद्रीय कृषि विद्यालय ये मणिपुर में है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। ठीक है, वर्ष 1993 में स्थापना की गई थी। किसकी स्मृति में? 28 फरवरी, तो ये साइंस से रिलेटेड, ठीक है, ये मत सोचिए। 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज हुई थी, इसलिए इनको रमन प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। और 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रीजन क्या है? रमन प्रभाव की खोज का दिन है 28 फरवरी, ठीक है, जो कि आने वाला है। जन स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए किसे रोकने के लिए नमक का आयोडीनीकरण आवश्यक है? तो गलगंड रोग, इसी को बोलते हैं गोइटर, इसी को बोलते हैं घेंगा रोग, इसी को बोलते हैं गलगंड। और ये किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, इसीलिए आयोडीनीकरण किया जाता है नमक का। नहीं तो नमक में क्या क्या होता है? नमक में होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है नमक। इसमें इसका आयोडीनीकरण करने के बाद वो आयोडीन युक्त नमक बनता है। ठीक है, तो इससे वो किसकी रोकथाम के लिए? गलगंड यानी कि घेंघा रोग की रोकथाम के लिए। आयोडीनीकरण, नमक का जो आयोडीनीकरण है वो गलगंड रोग यानी कि घेंघा रोग बीमारी से बचने के लिए, बचाव के लिए इसमें मिला दिया जाता है। क्या? ये नमक यानी कि NaCl का आयोडिनाइजेशन कर दिया जाता है, जिससे घेंघा रोग ना हो, क्योंकि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो मप्स नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लार ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं किससे? मम्प्स नामक रोग से। ठीक है, लार ग्रंथियों में आपने ये भी सुना होगा जो पेप्सिन एंजाइम है ना, यहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है? पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पेप्सिन एंजाइम होता है, यहाँ पर लार ग्रंथि में जो पेप्सिन बताया, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हमारी लार ग्रंथि जो होती है, देखिए समझ लेते हैं, लार ग्रंथि जो होती है, इसका जो स्लाइवा है ना, स्लाइवा होता है, लार ग्रंथि से निकलने वाला जो स्लाइवा होता है, इसमें पाया जाता है क्या? इसमें 4 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें जो मेनली है, जो हमको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो होता है एमाइलेज। तो ये पूछा जाता है कि एमाइलेज का उपयोग क्या है, यानी कि इसका कार्य क्या है। तो एमाइलेज का जो कार्य है वो है मंड, यानी कि स्टार्च का पाचन। स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है? तो एमाइलेज के द्वारा। ये कहाँ से निकलता है? तो लार ग्रंथि से। जो स्लाइवा होता है, लार ग्रंथि से निकलने वाला स्लाइवा, इसमें होता है एमाइलेज, जो कि स्टार्च या मंड के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो इतना याद रखना लार ग्रंथि से। ठीक है, जो मैंने पेप्सिन बताया था, वो जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन के पाचन में होता है सहायक। प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है कौन? पेप्सिन। और एक होता है रेनिन। तो जो रेनिन होता है, ये दूध को दही बनने में, दूध से दही बनने में जो हेल्पफुल होता है, या दूध से दही बनाने में जो एंजाइम होता है, प्रयुक्त होता है, वो होता है रेनिन। ठीक है, तो रेनिन को याद रखना, पेप्सिन प्रोटीन, और एमाइलेज को याद रखना किससे? स्लाइवा में। लार ग्रंथियों से निकलने वाले स्लाइवा में होता है एमाइलेज, जिसके कारण से मंड या स्टार्च का पाचन होता है। फिर प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 है। प्रकाश संश्लेषण में आपने देखा होगा कि ग्लूकोज बनता है लास्ट में और ऑक्सीजन निकलती है। शुरू में क्या क्या लगता है?
तो H2O और CO2 लगती है, ठीक है। जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, ये सब उपस्थिति उत्प्रेरक के रूप में रहती हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें क्या बनती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है, ठीक है, जिसे पौधे भोजन के रूप में उपयोग करते हैं ग्लूकोज का, और ऑक्सीजन निकलती है तो वो अपन सांस के रूप में लेते हैं। फिर कपड़े धोने का तो मैं बहुत बार बार बता चुका हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना, पहले दूसरे तीसरे सभी पार्ट में इसको बताया है कि एक होता है धावन सोडा, धावन यानी कि कपड़े धोने का सोडा, है ना, और एक होता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, ये दो प्रकार के होते हैं। तो जो धोने वाला सोडा होता है, कपड़े धोने वाला, ये होता है Na2CO3, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। लेकिन जो बेकिंग सोडा या इसी को बोलते हैं खाने का सोडा, ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो थोड़ा सा अंतर है, ये सोडियम बाई NaHCO3 है, और जो धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा है वो है सोडियम कार्बोनेट। तो आई थिंक अब आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। सुसाइडल बैग को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपके पेपर में जैसे आप हिंदी मीडियम वाले होंगे, आपको लिखा आएगा आत्महत्या की थैली। क्या पूछा जाएगा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन लगा देना क्या, लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी होता है, तो पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 टाइम पूछा जा चुका है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो पुरुषों में प्रजनन के लिए उत्तरदायी होता है। बहुत लोगों को तो पता ही होगा ये, है ना, पॉपुलर है। टेस्टोस्टेरोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया, तो कौन सा कार्बनिक यौगिक जो सबसे पहले संश्लेषित किया गया वो है यूरिया, ठीक है। ऐसा भी पूछा जाता है कि लैब में सबसे पहले, केमिकल लैब में या रासायनिक लैब में सबसे पहले कौन सा पदार्थ बनाया गया था या कौन सा यौगिक बनाया गया था, कंपाउंड बनाया गया था, तो इसका आंसर है यूरिया, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CONH2, बता चुका हूँ इसके बारे में पहले भी, ठीक है। तो यूरिया के बारे में याद रखना। फिर सेल विज्ञान का संबंध किससे है, तो सेल विज्ञान का जो सेल विज्ञान, ये सेल मतलब कि कोशिका वाला सेल नहीं है ना, ये सेल विज्ञान है। जो पत्थर को भी शिला तो बोलते हैं, शिला, तो सेल विज्ञान का जो अध्ययन है वो है चट्टानों के अध्ययन से, ठीक है। के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को, सबको मालूम है ओजोन दिवस, ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो ये है नई दिल्ली में, ICGEB, ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली की स्थापना कब की गई थी, तो 16 जुलाई 1929 को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत की गई थी। तो ICAR का नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1929 को। बल तथा संवेग परिवर्तन की दर दोनों की विमाएं हैं, तो बल की विमाएं निकालना हो तो कैसे निकालोगे, F बराबर क्या होता है ma, ठीक है। m की विमा क्या होती है, m, विमा को हम हमेशा कोष्टक में लिखते हैं, m यानी कि विस्थापन बटे समय, ठीक है, विस्थापन बटे समय। और जो वेग होता है वो होता है जो त्वरण होता है वो वेग बटे समय, और वेग जो होता है वो विस्थापन बटे समय। तो एक समय ये विस्थापन बटे समय का, वेग का विस्थापन बटे समय, और एक t यहाँ है तो ये t² हो जाएगा। तो विस्थापन एक दूरी है तो l यहाँ आ जाएगा, t² है तो t -2 कर दो, नीचे ऊपर जाएगा -2, तो mLT-2 ये होता है किसका, बल का। इसी तरह से निकाल लेना किसका, संवेग का। संवेग p बराबर क्या होता है, mv होता है संवेग। लेकिन इसमें संवेग परिवर्तन की दर है, तो परिवर्तन की दर को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, t से भाग, समय से भाग दे देते हैं, है ना भाई। संवेग में परिवर्तन करना है, समय के सापेक्ष करना है, तो t से भाग दे दो, तो m का कितना हो जाएगा, m कैपिटल में हमेशा कोष्टक के अंदर और कैपिटल में लिखे जाते हैं विमीय सूत्र। और वेग का मैंने अभी बताया L बटे टी, और एक t बटे में ऑलरेडी है तो t² हो जाएगा, तो ठीक है। तो mLT
2। इसका भी मतलब दोनों का बल का और संवेग में परिवर्तन की दर को दोनों का mLT-2 होगी। वैसे भी जो संवेग परिवर्तन की दर है यानी कि dp/dt है वो बराबर होती है किसके, लगाए गए बल के। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है, ठीक है। इसी से F बराबर m आता है। पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्या होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम, ये पलायन वेग पूछ रहा है। कौन सा? पलायन वेग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते होंगे या प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन कम से कम 100 से 1000 टाइम मिल गया होगा, ठीक है। फिजिक्स का अगर लगाएंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है किसकी? इस गति से अगर आप किसी पत्थर को भी फेंक देंगे यहाँ से धरती से तो वो पृथ्वी का गुरुत्व छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। द्रव में फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में गिरता पिंड द्रव के किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है? तो श्यानता के कारण, ठीक है। तो द्रव में गिरता पिंड द्रव की जो विस्कोसिटी होती है यानी कि श्यानता होती है उसके कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है। सीमांत का मतलब होता है उसका स्लो हो जाना, ठीक है। तो विस्कोसिटी के कारण यानी कि श्यानता के कारण वो पिंड धीरे धीरे स्लो हो जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी मानी जाती है? तो 0.03%। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो 78% कौन सी है? नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन है, कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है 78%। 21% अपनी ऑक्सीजन है और फिर बाकी की, तो ये कितना हो गया? 99% हो गया। बाकी के 1% में बाकी की गैसें आती हैं, उसमें से 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, CO2 गैस का, ठीक है, जो कि अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट वही है। तो अब बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो इसलिए अपने पर्यावरण को क्या है, नुकसान हो रहा है। क्लाइमेट चेंज जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है तो CO, पहले पार्ट में बता दिया था, CO बहुत ही जो घातक होती है, खतरनाक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसमें 2 क्वेश्चन आप ऊपर पढ़ चुके हैं ना, पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि अधजली चीज़ें जो होती हैं, अधजली चीज़ें उनसे कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अगर सिगरेट को अधजला कर दे, अधजली सिगरेट होगी तो उससे जो धुआं निकलता है वो कौन सी गैस होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी ऊपर मिल चुका था। मतलब अधजला हो, पूरी तरह से न जला हो तो वो CO गैस छोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या होता है कि इसमें मृत्यु क्यों हो जाती है? तो मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु क्यों हो जाती है? तो आपने ये सुना होगा यानी कि पढ़ा है ऊपर कि RBC जो होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं, ये हमारे जो शरीर के विभिन्न भाग हैं, विभिन्न कोशिकाएं हैं, विभिन्न जो अंग हैं, है ना, उन तक वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, तो उनकी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाने का काम करते हैं। कौन? RBC काम करती हैं, है ना, यानी कि रक्त काम करता है ऑक्सीजन का काम करने का। अब ये जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर ये श्वास के रूप में हम लेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा में CO ज़्यादा मात्रा में घुलती है, मतलब तीव्र गति से घुलती है। किसमें? हीमोग्लोबिन में, यानी कि रक्त में। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है। मतलब रक्त ऐसा हो जाएगी कि फिर O2 को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, सिर्फ CO बचेगी। और अगर O2 नहीं जाएगी तो अपनी जो सेल्स हैं, जिससे हमारा बॉडी बनी है, जिससे सेल से मिलकर बनते हैं ऊतक, ऊतक से मिल के बनता है अंग, और अंग से मिलकर बनता है शरीर। तो सेल्स खत्म हो जाएंगी तो ऊतक खत्म होंगे, उससे अंग खत्म हो जाएंगे, और अंग खत्म होंगे तो हमारा शरीर यानी कि हम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको रिलेट करके रखना है। तो जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये बहुत ही खतरनाक गैस है, याद रखिएगा। तो आंसर में क्या लिखोगे कि ये मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है। फिर है 1534 यानी कि 1534वां क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण प्रक्रिया होती है जिससे क्या उत्पन्न होता है? तो ओजोन होता है। सूर्य के प्रकाश से अगर परावैंगनी विकिरण प्रक्रिया उत्पन्न होती है तो उससे ओजोन उत्पन्न होती है, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण द्वारा ओजोन उत्पन्न होती है, और यही ओजोन, जो ओजोन का अपन सुनते हैं ना कि ओजोन ने क्या किया है, परावैंगनी किरणों को रोक लिया है। रोकती नहीं है, वो क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। ओजोन क्या करती है, परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। जितनी ज़्यादा परावैंगनी किरणें आएंगी उतनी ही ओजोन क्या होती है,
ओजोन का निर्माण होता जाता है, उससे उत्पन्न होती है ओजोन, उसके अवशोषण से, ठीक है ना। इस तरह से हम जो है बचे हुए हैं पराबैंगनी घातक किरणों से, अल्ट्रावायलेट से। नेक्स्ट है पैडोजिनिसिस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो वो किया जाता है मृदा का, सॉइल फॉर्मेशन का अध्ययन करते हैं पैडोजिनिसिस में। फिर है क्रॉप लॉगिंग, क्रॉप लॉगिंग किसके परीक्षण की एक विधि है, तो क्रॉप यानी कि फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण की। नेक्स्ट है नार्म, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। नार्म का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हैदराबाद में, और जो कि तेलंगाना की कैपिटल है अब, है ना। पहले आंध्र प्रदेश की थी, अब किसकी हो गई है, तेलंगाना की। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कीट पतंगों का, जो कीट पतंगे होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में, ठीक है। सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों के अध्ययन को कहते हैं तो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहते हैं। सजीव एवं निर्जीव वातावरण के जीवों के विविध संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। देखिए इकोलॉजी और पर्यावरण में अंतर है थोड़ा सा। पर्यावरण जिस परिवेश में हम रहते हैं, है ना, जिस परिवेश में हम रहते हैं उससे मिलकर और हमारी गतिविधियों से जो भी कनेक्टेड है वो कहलाता है पर्यावरण या वातावरण, ठीक है। लेकिन पारिस्थितिकी थोड़ा सा अंतर है। सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों के अध्ययन को कहते हैं, तो इसमें इसको कहते हैं इकोलॉजी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि दोनों ऑप्शन मिलेंगे, पर्यावरण भी मिलेगा और पारिस्थितिकी भी मिलेगा, ठीक है। तो पर्यावरण की तो परिभाषा आप 5वीं क्लास से पढ़ रहे हो तो कन्फ्यूजन होगा नहीं, लेकिन पारिस्थितिकी को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। रक्त समूहों की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने और कार्ल लैंडस्टीनर। तो रक्त समूहों की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है जो RH फैक्टर होता है ना, अपन ने पढ़े हैं, RH फैक्टर पढ़े हैं, RH। ये ब्लड ग्रुप है जो कि रीशियस नामक बंदर के ब्लड बॉडी में पाया गया था। तो इसकी खोज किसने की थी, तो उसमें नाम आता है वीनर और लैंडस्टीनर दोनों का। तो मोस्टली आपको क्या मिलेगा उसमें, वीनर मिलेगा, वीनर और लैंडस्टीनर। और ये जो रक्त समूह है AB O, इसकी खोज किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। इतना याद हो जाएगा। समूह O को सामान्य दानकर्ता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो किस रक्त समूह को समान प्राप्तकर्ता कहा जाता है, यानी कि रक्त समूह AB को। तो मैं ये ऊपर अच्छे से समझा चुका हूँ, जो AB ब्लड ग्रुप वाला होता है वो किसी से भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है, यानी कि रेसिपिएंट एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है कौन, रक्त समूह AB। और जो रक्त समूह O है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी दे सकता है। रीजन क्या है, एंटीजन। रक्त समूह जो O है, मैं फिर से बता देता हूँ, उसमें एंटीजन नहीं होते। एंटीजन नहीं होंगे तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा, एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो फिर उसका ब्लड आप किसी को भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि खतरा किससे है, एंटीबॉडी को। क्योंकि जो एंटीबॉडी होता है वो अगर दूसरे जिस ब्लड का जो एंटीजन है, जैसे ब्लड ग्रुप A है, A के अंदर एंटीजन बनेगा किसका, A का, और एंटीबॉडी बनेगा किसका, B का। अगर उसको दे दिया जाए ब्लड ग्रुप B तो एंटीबॉडी है किसका, B का, और एंटीबॉडी है B का, और एंटीजन भी दे दिए B का, तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिलकर नष्ट हो जाएंगे, यानी RBC खत्म, तो इंसान मर जाएगा। अब नहीं भूलेगा, ठीक है ना। रक्लेरोसिस ह्रास रोग का कारण क्या है, तो धमनियों का कठोर हो जाना है, ठीक है। जो धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ यानी कि आर्टरी होती हैं हमारी, जिससे ब्लड पहुंचता है कहाँ से, जो हमारा हृदय है, हृदय से शुद्ध रक्त ले जाने का काम कौन करती हैं, धमनियाँ करती हैं, ठीक है। और वहाँ से अशुद्ध रक्त जो बॉडी के पार्ट है वहाँ से फिर अशुद्ध रक्त यानी कि CO2 युक्त रक्त आएगा, उसको कौन लाएगा, वेन यानी कि सिरा। तो हृदय से O2 युक्त यानी कि शुद्ध रक्त बॉडी तक कौन ले जाती हैं, धमनियाँ, और वहाँ से जो बॉडी के पार्ट से CO2 युक्त रक्त लेकर आती हैं कौन, सिराएं। तो ये याद रखना। तो जो धमनियों का कठोर हो जाना है वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ह्रास रोग का कारण है। तो धमनियाँ कठोर हो जाती हैं, ठीक है ना। इसमें स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, एमाइलेज। जो लार होती है, लार के स्लाइवा में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण माल्टोज या स्टार्च का, इसी को मंड बोलते हैं,
स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च का परिवर्तन हो जाता है माल्टोज में, यानी कि मंड के पाचन में पूछे स्टार्च के पाचन में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, तो एमाइलेज, जो कि कहाँ बनता है, तो वो बनता है लार में, लार के स्लाइवा में बन जाएगा। बीसीजी का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है, तो क्षय रोग यानी कि टीबी के लिए, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी, बीसीजी का टीका। तो मैंने इसको आपको कैसे याद करवाया था, जब बीमारियां शायद सेकंड पार्ट में आई थी, है ना, तो वहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल क्रम से बता दिया था कि जो टीबी है, टीबी, तो टीबी को क्या बोलते हैं, वीडियो कोच बोलते हैं ना, कोच। अपन टीवी, जैसे किसी बस में अगर टीवी लगी हुई है, टीवी लगी होती है, टीवी टेलीविज़न, तो उसको बोलते हैं वीडियो कोच। तो मैंने आपसे बताया था कि जो टीबी का टीका है उसी को बोलते हैं बीसीजी। इसकी खोज किसने की है, रॉबर्ट कोच ने, क्योंकि टीबी लग जाती है बस में तो हम उसको क्या बोलते हैं, वीडियो कोच, तो रॉबर्ट कोच ने की है। इसी तरह मैंने आपसे बताया था इंसुलिन की खोज किसने की है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। तो डायबिटीज है, ठीक है ना, जिसको डायबिटीज हो जाती है वो फिर क्या करता है, वेट करता है, बताया था, वेट करता है भाई, उसकी जीवन से मीठा चला गया, वो मीठा नहीं खा सकता, तो वो अब क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, अपने दिन गिन रहा है। तो वेटिंग ने की थी, जो इंसुलिन की खोज किसने की थी, वेटिंग ने की थी, ठीक है ना। इस तरह से मैंने आपको याद करवाया था। और जो मलेरिया है, मलेरिया होता है ना, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से, जो कि एक प्रोटोजोआ है। मादा एनाफिलीज मच्छर काट देती है, मादा एनाफिलीज जब मच्छर काट देती है तो उससे उसका जो प्लाज्मोडियम छोड़ के जाती है ना अपनी बॉडी में, जिसके कारण से मलेरिया होता है, तो वो जो प्लाज्मोडियम है उसकी खोज किसने की थी, ये पूछा जाता है। तो मलेरिया की बीमारी किसी को भी रास नहीं आती है, कैसे याद रखोगे, मलेरिया की राशि किसी को भी रास नहीं आती है, तो उसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने की थी। इस तरह से याद रख लेना, ठीक है। चर वाला पढ़ लेते तो पास्चुराइजेशन और रेबीज के टीके की खोज किसने की है, लुईस पास्चर ने। उनका नाम तो भूलता नहीं है लुईस पास्चर का। पास्चुराइजेशन और रेबीज का टीका, मोस्टली उनसे 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप पार्ट 2 देख लेना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा मैं, या फिर जैसे बताया था कि आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में 1600 वाला, वही जो नाम है 1600 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है अपनी, ये 6वां वीडियो है, 5 ऑलरेडी अपलोड हैं। तो सेकंड थर्ड में आपको पूरी बीमारियों को अच्छे से मैंने समझाया है, और क्या बोलते हैं उनकी जो टीकों की खोज किसने की है, ये सब आपको ट्रिक से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ट्रिक से याद करवाने की कोशिश की है मैंने। फिर टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो विषयों का। जो टॉक्सिकोलॉजी होती है उसमें विषयों का अध्ययन किया जाता है, विषैले जीव होते हैं उनके विषयों का अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में, ये पढ़ चुके हैं। नल दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंगा चित्रित है, तो राजा रवि वर्मा द्वारा। तो ये कहाँ से आ गया यहाँ पर, नल दमयंती राजा रवि वर्मा, पढ़ लो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी होना चाहिए, है ना, पढ़ाई करते करते तो सिर दर्द करने लगता होगा, है ना। तो ठीक है, अगले पढ़ते हैं। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है, तो एथलीट फुट जो बीमारी है वो होती है कवक से, यानी कि फंगस से, ठीक है ना, फंगस से हो जाती है एथलीट फुट बीमारी। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो मैंने जब नेत्र वाला क्वेश्चन था उसमें बता दिया था कि कॉर्निया दान करते हैं, क्या कॉर्निया। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है, ठीक है। फिर किस विटामिन की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से। जो ये जीरोप्थैल्मिया रोग है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगर विटामिन ए की कमी से हो रहा है तो मैक्सिमम रोग विटामिन ए की कमी से किसके होते हैं, नेत्र से संबंधित। यानी कि ये जो जीरोप्थैल्मिया रोग है अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो क्या बताएंगे अपन, नेत्र। अगर आपसे पूछा जाए जो मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए। अगर आपसे पूछा जाए रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप क्या बताएंगे विटामिन ए की कमी से, ठीक है। फिर है किन तत्वों की अनुपस्थिति के कारण आजकल दूध का पूर्ण आहार का दर्जा नहीं दिया जाता है, तो उसमें लौह एवं विटामिन सी की अनुपस्थिति के कारण, लौह एवं विटामिन सी की अनुपस्थिति के कारण दूध को पूर्ण आहार का दर्जा नहीं दिया जाता है, ठीक है। पूर्ण आहार ऐसा आहार होता है, आपने सुना होगा, ये तो सबने पढ़ा होगा कि पूर्ण आहार ऐसा आहार है, हमारी बॉडी को जितने भी तत्व चाहिए हैं, जैसे कि हमको चाहिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और लवण, ठीक है। तो ये अगर ऐसा कोई भोजन हो जिसमें ये सब कुछ एक साथ मिल जाए, तो
उसको हम बोलेंगे संपूर्ण भोजन। तो मिल्क में प्रोटीन होती है, हाँ होती है। वसा होती है, होती है। कार्बोहाइड्रेट, हाँ। और खनिज लवण, तो खनिज और लवण, तो लवण तो होते हैं, लेकिन खनिज, खनिज में क्या कमी हो गई, लौह लौह की कमी हो गई और विटामिन सी की कमी, किसकी कमी हुई, लौह की कमी हो गई और विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी हो जाती है। जबकि दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं होता, तो विटामिन सी की कमी हो गई और किसकी, लौह की। ठीक है, अब कभी नहीं भूलेगा। के लिए नासा ने न्यू हॉरिजॉन्स स्पेस प्रोब लॉन्च किया था, तो प्लूटो का अध्ययन करने के लिए, जिसको अब ग्रहों की संख्या से, ग्रहों की गिनती से निकाल दिया है ना। 9वां ग्रह था, पहले 9 ग्रह थे, फिर उसको 2006 के बाद से इसको गिनती से निकाल दिए हैं। ठीक है तो याद रखना, जो न्यू हॉरिजॉन्स स्पेस प्रोब है, इसको नासा ने प्लूटो का अध्ययन करने के लिए भेजा था। ठीक है, किस तत्व की कमी के कारण ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है, तो ऑस्टोमलेशिया ये किससे संबंधित है, अस्थियों से, यानी कि हड्डियों से, और हड्डियां बनी होती हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो आपको रिलेट करके याद करना है ताकि लॉन्ग टर्म याद रहे। ठीक है, फिर गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन, ये तो पॉपुलर है ना, सब लोग जानते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त कर लेते हैं। मतलब वो जो चढ़ा लेती है ना गाय चढ़ा लेती है दूध को ऊपर बछड़े के लिए या किसी के लिए, तो फिर वो हार्मोन का स्त्राव करने के बाद उसकी मतलब ये क्षमता नहीं होती है, वो सीधे सीधे आप जितना चाहे मतलब पूरा का पूरा दूध निकाल सकते हो। ठीक है, फिर ऐसा हो जाता है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देने के बाद। व्यक्तियों की सुनने की योग्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, तो सुनने की योग्यता के लिए ऑडियोमीटर। अगर सिर्फ पूछा जाए ध्वनि मापने के लिए, सिर्फ ध्वनि लिखा है, ठीक है, और डेसिबल और ऑडियोमीटर दोनों ऑप्शन है, तो ऑडियोमीटर लगाना। सुनने की क्षमता नापनी, ऑडियोमीटर लगाना। ठीक है, फिर होती है एक शोर नापने की इकाई, एक होती है शोर नापने की इकाई और ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई, तो उनका परफेक्ट आंसर है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता और शोर, इसका क्या है, डेसिबल। अगर सुनने के लिए बोले तो सुनने की क्षमता नापनी है तो सुनने की एबिलिटी ऑफ हियरिंग नापनी है तो ऑडियोमीटर, अगर ध्वनि नापनी है तो ऑडियोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन से खेलना है थोड़ा सा। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव हरियाणा में है, जो कि गुरुग्राम का नाम है ना, गुड़गांव, पहले गुरुग्राम अब चेंज कर दिए, गुड़गांव का नाम क्या हुआ, गुरुग्राम, की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है गुड़गांव हरियाणा में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। पाश्चुरीकरण की क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है, तो 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए। ठीक है, जो पाश्चुराइजेशन, जिसकी खोज किसने, मैंने अभी बताया था, लुईस पाश्चर ने की थी पाश्चुराइजेशन की खोज, जिसके कारण दूध बहुत अधिक समय तक खराब नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है किसको, दूध को। फिर है सीसा पेंसिलों में शीशे का प्रतिशत कितना हो, जो शीशा की लेड होती है, वैसे तो पेंसिल का जो बीच वाला भाग होता है, पेंसिल की निब किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है ग्रेफाइट की, है ना। लेकिन जो सीसा पेंसिल, लेड वाली पेंसिलें होती हैं, उसमें शीशे का प्रतिशत कितना होता है, तो लेड पेंसिल में शीशे का प्रतिशत होता है 0%। ठीक है, मतलब कि लेड पेंसिल में एक भी शीशा नहीं होता है, नाम है लेड पेंसिल लेकिन लेड ही नहीं है। ठीक है ना, और जो पेंसिलों का मैं बता चुका हूँ, बीच में जो निब होती है ना, जिससे लिखते हैं अपन, वो किससे बनती है, ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का अपर रूप है और विद्युत का सुचालक है। ठीक है ना, ग्रेफाइट बता ही रहा हूँ, तो उसके बारे में जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि स्नेहक के रूप में कार्बन के किस अपर रूप का यूज किया जाता है, तो वो क्या है, ग्रेफाइट। इसका क्या है, तो तंत्रिका कोशिका अपन ने ये पढ़ चुके हैं ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र। ठीक है, की संख्याएं कितनी होती हैं, तो कैंचुए में होती हैं 4। ठीक है, हृदय के कच्छों की बात पूछी जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो है कौन सा, मछली में 2 होते हैं। मछली में हृदय मछली के जो कैंचुए में हृदय की संख्या कितनी है, 4 है, उसमें मतलब 4 हृदय हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। हृदय की संख्या 4 है, मतलब कैंचुए में कितने हृदय होते हैं, 4। मनुष्य में अपने कितने हैं, 1 दिल है ना, नहीं बोलते एक ही बार दिल दे सकते हैं किसी को, फिर तो फिर कुछ भी नहीं है ना।
तो केंचुए में हृदय की संख्या होती है 4, वो 4 बार दिल दे सकता है ना। और रेबीज का इलाज तो इसमें मैं मछली का बता रहा था। मछली का जो हृदय होता है ना, मनुष्य के हृदय और मछली के हृदय में थोड़ा सा अंतर होता है। अपना हृदय होता है 4 प्रकोष्ठ से बना होता है, चार भाग से मिलकर बनता है। ऊपर वाला क्या होता है? आलिंद, नीचे वाला होता है निलय। तो इसको बोलते हैं क्या? दायां आलिंद, इसको बायां आलिंद, इसको दायां निलय, इसको बायां निलय। ठीक है। जो मछली होती है उसमें सिर्फ 2 भाग होते हैं, एक होता है आलिंद, एक होता है निलय। ठीक है, इसको याद रखना। फिर है रेबीज का इलाज किसने ढूंढा? तो रेबीज का टीका हो चाहे पास्चुराइजेशन हो, अपन को याद रखना है लुईस पास्चर। जेनर ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका बनाया था? चेचक का। तो जेनर ने किसका टीका बनाया था? चेचक का। ठीक है। बेरी की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन बी की कमी से। अगर विटामिन B3 की कमी से पूछे तो पेलाग्रा बता देना। और कोबाल्ट किस में होता है? तो विटामिन B12 में। विटामिन बी से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ। एक तो विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछ देगा, बता दोगे थायमिन। ठीक है। फिर पूछ देगा विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा। कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? विटामिन B12 बता देना बस। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जल अद्भुत है थोड़ा सा, है ना। जल थोड़ा सा अदर लिक्विड की अपेक्षा जल में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। वैसे तो आपने सभी लिक्विड के लिए फॉर्मूला है कि सिंपल सा, अगर आप ताप बढ़ाओगे तो उनकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, उनके अणु दूर दूर फैलने लगेंगे। लेकिन जल में थोड़ा उल्टा होता है। पहले ये क्या करता है? 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, यानी कि इनका घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर नॉर्मल लिक्विड की तरह व्यवहार हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी घटने लगती है। ठीक है, तो इतना याद रखना। फिर है न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो मैंने पार्ट 2 में इसका व्यंजक सहित निकाल के बता दिया था कि थोड़ा सा बता देता हूँ नहीं तो, क्योंकि संवेग है तो P बराबर तो m भी होता है ना। तो इससे आपको लगेगा कि ये तो किलोग्राम बटे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड है, इसका किलोग्राम, इसका मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इससे तो अपन को समझ में नहीं आएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा बदल के बता दिया है। न्यूटन सेकंड लिखा है ना, तो ये जो है भी को मैं क्या लिख सकता हूँ? भी होता है भी क्या होता है? भी जो होता है, भी बराबर होता है, भी बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। ठीक है। और विस्थापन, यानी कि मैं भी में टी का भाग कर दूं, ठीक है, तो ये a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब भी विस्थापन जो वेग है, वेग में परिवर्तन करना है समय के हिसाब से, तो भी बटे टी कर दिए, वो किसके बराबर है? त्वरण के। तो भी बराबर कितना हो जाएगा? ये टी यहाँ बटे में इधर जाएगा तो गुणा में, यानी कि AT। ठीक है, तो यानी कि भी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? AT लिख देते हैं। ठीक है, A लिख दो यहाँ पर T। अब अपन को पता है गति के द्वितीय नियम से, यानी कि दूसरे नियम से, न्यूटन के, F बराबर क्या होता है? ma। ठीक है, F बराबर ma होता है, तो जहाँ पे ma लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? F इंटू टी। तो हो गया ना, F बल का SI मात्रक न्यूटन और समय का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड किसका? P का, संवेग का। ठीक है, तो थोड़ा चेंज करके पूछ दिया तो आपको भयभीत नहीं होना, चेंज करके बता देंगे। फिजिक्स खासकर रेलवे वाले ध्यान देंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछने की आदत है। ठीक है, फिर है प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना किस तथ्य की ओर संकेत करता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन के कभी ना समाप्त होने का, मतलब प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना इस तथ्य का संकेत कर रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा भी पाई जाती है, 78%। ठीक है, फिर है डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेमोग्राफी में अध्ययन किया जाता है पॉपुलेशन का, यानी कि जनसंख्या का। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, जनसंख्या। लाल चींटियों से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल। जितने भी बिच्छू हो गया जो काटते हैं अपन को, है ना, डंक मारते, जिनके पास डंक होता है, बिच्छू हो गया, और क्या बोलते हैं, जितने भी ये मधुमक्खी हो गई, है ना, चींटियाँ हो गई, ये सब जितने भी काटते हैं उन पर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो होता है फार्मिक अम्ल। और ये जब काटती हैं ना, तो इसी फार्मिक अम्ल को हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देती हैं, जिससे हमको जलन होने लगती है और वहाँ पे सूजन आ जाती है। ठीक है, किसके कारण? फार्मिक अम्ल के कारण।
फिर रोल्ड गोल्ड में होता है, रोल्ड गोल्ड में क्या होता है, तो 90% तांबा और 10% एल्यूमिनियम होता है। नाम है रोल्ड गोल्ड, लेकिन इसमें गोल्ड है ही नहीं, 90% तांबा है और 10% एल्यूमिनियम है। ठीक है, याद रखना। इसी तरह से आयरन सल्फाइड मैंने बताया था, FeS2, क्या बताया था मैंने आपको बताया था आयरन सल्फाइड यानी कि FeS2 बताया था। इसको बोलते हैं आयरन पायराइट, हिंदी में क्या बोलेंगे, आयरन पायराइट FeS2। इसको बोलते हैं मूर्खों का सोना। तो जो ये ज्वेलरी आप देखते हैं ना शादी बारातों में, बहुत सारी ज्वेलरी, ऐसा लगेगा जैसे अरबों की ज्वेलरी पहनी हो कोई महिलाएं, है ना। गर्ल्स तो आजकल की नहीं पहनती हैं ज़्यादा ज्वेलरी, लेकिन महिलाओं को देखो कितनी मतलब लड़ जाएंगी नीचे से ऊपर तक। तो वो सोना नहीं होता असली सोना, है ना, उतना सोना कहाँ से, है ना। तो वो होता है आयरन पायराइट, मूर्खों का सोना। ठीक है, तो किसी को मूर्ख नहीं कहना है ना, वो मूर्खों का सोना इसको बोला जाता है, किसको, FeS2 को, द गोल्ड ऑफ फूल, है ना। फिर है रोल्ड गोल्ड को याद रख लेना, 90% तांबा तथा 10% एल्यूमिनियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड में कौन सी गैस बनती है, तो क्लोरीन गैस। क्लोरीन ही तो है, सोडियम, बस सोडियम क्लोराइड किससे बना है, Na से और Cl से। गैस कौन सी है, क्लोरीन। तो जो डाउन विधि है उसमें सोडियम क्लोराइड से कौन सी गैस बनेगी, क्लोरीन बनेगी। याद हो जाएगा, फ्री में याद हो जाएगा। चिली साल्ट पीटर किसका है, इसका तो सोडियम का है। चिली साल्ट पीटर जो है वो है किसका, सोडियम का अयस्क है। ठीक है, फिर है फिलासफर वूल किस यौगिक को कहते हैं, तो फिलासफर वूल कहते हैं जिंक ऑक्साइड का। रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे पढ़ चुके हैं इसी में। अमीटर का प्रतिरोध संट के प्रतिरोध से कम होता है। ठीक है, जो अमीटर का प्रतिरोध होता है वो संट के प्रतिरोध से कम होना चाहिए। संट एक तरह का प्रतिरोध ही है, लेकिन इसको मतलब अमीटर में यूज किया जाता है। तो ये कहा गया है कि जो संट के प्रतिरोध से कम होना चाहिए अमीटर का प्रतिरोध। धारा का सही मापन करने के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, फिर अश्रु गैस का रासायनिक नाम, तो क्लोरो एसिटोफिनोन पढ़ चुके हैं। क्लोरो एसिटोफिनोन होता है अश्रु गैस, और अश्रु गैस में गैस कौन सी होती है, अमोनिया होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, तो कार्बन C12, है ना, जो कार्बन 12 है, तो ये है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक। LPG गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो इसमें मिलाया जाता है इथाइल मरकप्टेन। इथाइल मरकप्टेन को मिलाया जाता है LPG जो कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसमें क्या क्या, ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसें हैं। ठीक है, ना तो इनमें रंग है, ना गंध है, ना स्वाद है। रिसने पर अगर गैस रिस रही है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए इसमें मिला दिया जाता है इथाइल मरकप्टेन, जिससे कि रिसे तो पता चल जाए, है ना। फिर है कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट क्यों होती है, तो लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने के कारण पेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है, इसलिए थकावट होती है। अगर ये जमा ना हो तो अपनी एनर्जी कभी लॉस ही नहीं होती, मतलब अपन को कभी थकावट महसूस नहीं होगी, है ना। मनुष्यों में टेटनस का कारण बता दो, तो वो है बैक्टीरिया। ये पूछा है कि बैक्टीरिया से होती है या वायरस से। तो जो टेटनस होती है, टेटनस देखा हुआ चोट वोट लग जाती है लोहा वोहा से, है ना, ऐसे ही गिर गए, चोट लग गई, या लोहा वोहा कुछ लग गया, तो इससे क्या हो जाता है, इससे हो जाता है टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं ना 10 रुपये वाला, वही दर्द नहीं होता जिसमें। तो ये होता है जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी, तो वो है मंगल ग्रह। ठीक है, इसमें शुक्र नहीं लगा दीजिएगा कि शुक्र मतलब कि पृथ्वी की क्वालिटी से मैच करता है शुक्र, तो वो होगा, ये इसमें मंगल है। मंगल ग्रह पृथ्वी के जैसा ही, मतलब मंगल ग्रह ऐसा ग्रह है जिसमें पृथ्वी के बाद अगर कोई ग्रह है जहाँ पर जीवन पाए जाने की संभावना है, तो वो मंगल ग्रह है ना, ये भी याद रखिएगा। और अपना जो मंगल ग्रह है पहली बार में ही सफल हो गया था, है ना, तो गर्व की बात है। फिर तो कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी, तो वो है मंगल ग्रह, मंगल यानी कि मार्स। यह गार्डन पी के हाइब्रिडाइजेशन से, गार्डन पी इसका मतलब, गार्डन पी का मतलब क्या होता है, मटर, हाँ, हरा मटर के दानों के हाइब्रिडाइजेशन से कौन वैज्ञानिक संबंधित है, तो ग्रेगर मेंडल। इनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही जो क्या बोलते हैं, मटर के असमान, मतलब कि छोटे बड़े बीज ऐसे डाल दिए थे क्यारी में, फिर इनको देख के पता चला पेड़ों को कि कोई छोटा हो रहा, कोई बड़ा हो रहा है, कोई स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है, इस तरह से। तो इन्होंने बताया ऐसा क्यों होता है,
तो वो होता है उसके पैतृक गुण के कारण, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी कहानी है, आप अगर बायो से बिलोंग करते हैं तो सुनी होगी, और टेंथ में जो बायो का पार्ट रहता है उसमें भी थी, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है। तो जो ठोस पूछा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ क्या है। जो ज़्यादातर मेरे को क्वेश्चन देखने को मिला है वो ये है कि शुष्क बर्फ, जो शुष्क बर्फ है वो क्या है। तो आंसर होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2, ये आंसर है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो विटामिन डी को, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विटामिन डी, ये वही है जो सूर्य के प्रकाश से संश्लेषित होती है। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है। तो हीमोग्लोबिन का विलय होता है प्लाज्मा में केंचुआ के प्लाज्मा में। केंचुआ वही है जिसके 4 हृदय हैं, ठीक है, मतलब ये 4 ब्रेकअप कर सकता है आराम से। तो केंचुआ के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है, प्लाज्मा में ही हीमोग्लोबिन मिल जाता है, ठीक है। लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो लोहे में जंग को रोकने के लिए जस्ता का उपयोग, इसी को बोलते हैं यस्दीकरण है, या इसी को बोल देते हैं इंग्लिश में गैल्वनाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि लोहे में जंग से रोकने के लिए जिंक का यूज किया जाता है, यह क्रिया क्या कहलाती है, तो हिंदी वाले क्या लगाएंगे, यस्दीकरण, यस्दलेपन, या इंग्लिश वाले क्या लगाएंगे, गैल्वनाइजेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। क्विक सिल्वर कही जाने वाली धातु कौन सी है। तो क्विक नहीं है, ये क्विक है, क्विक सिल्वर। सिल्वर से चांदी नहीं लगा के आना, क्विक सिल्वर बोलते हैं पारा को, यानी कि मरकरी को, Hg। आतिशबाजी के जलने में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो वो होता है बेरियम के कारण, ठीक है, बेरियम के कारण होता है कौन सा, हरा रंग। और अगर लाल पूछा जाए तो स्ट्रोंशियम के कारण, पढ़ चुके हैं सेकंड पार्ट में। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में और क्या करने के लिए किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में और न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए। तो जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में दो का यूज किया जाता है, मतलब 2 एलिमेंट का। एक तो हो गया क्या, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यूज कर लो। अब ग्रेफाइट नहीं है तो किसका, D2O का, जो भारी जल होता है ना D2O, उसका यूज किया जाता है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर्स में। तो 2 याद रखना, ग्रेफाइट और न्यूट्रॉन मंदक। फिर है मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है। तो विटामिन ए है, पढ़ चुके हैं इसको, विटामिन ए संक्रमण रोकने में सहायता करता है, विटामिन ए। बारूद किस किस का मिश्रण है। तो नाइटर, सल्फर और चारकोल का। नाइटर बोलते हैं KNO3 को, ठीक है, याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जो नाइटर का रासायनिक सूत्र बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था, तो KNO3 है। सल्फर हो गया, सल्फर को तो आप सभी लोग जानते हो, और चारकोल हो गया। तो जो बारूद होता है ना, बारूद का मिश्रण, बारूद, ये भी पूछा गया कि बारूद क्या है, एक तत्व है, यौगिक है कि मिश्रण है। तो बारूद एक मिश्रण है, याद रखिएगा। किसका किसका, नाइटर, सल्फर और चारकोल का। फिर मच्छर वाहित प्रमुख रोग कौन कौन से। तो डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, ठीक है, फाइलेरिया सिस लिखा है तो फाइलेरिया है, हाथी पाँव। तो जो मच्छर वाहित प्रमुख रोग हैं वो उसमें डेंगू, मलेरिया और फाइलेरिया। सभी सूक्ष्म जीवियों में सबसे अधिक अनुकूलन तथा विविधतापूर्ण कौन सा है। तो वो है बैक्टीरिया। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील तथा विविधतापूर्ण है बैक्टीरिया, ठीक है। किस विटामिन की हीनता से शाम को और रात्रि में मंद दृष्टि हो जाती है। तो विटामिन ए। आंख से संबंध है किसका, विटामिन ए का, पढ़ते ही लगा देना, ठीक है। जैसे विटामिन की हीनता से शाम को और रात्रि में मंद दृष्टि आए ना, दृष्टि, तो विटामिन ए। तो मंद दृष्टि किससे हो जाती है, विटामिन ए की हीनता से। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पादित करती है। तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड, आंतरिक, ये आंतरिक स्त्रावी ग्रंथि है जो सबसे बड़ी है, शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और अगर इस तरह से पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की छोटी ग्रंथि पूछ दिया जाए कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो वो भी क्या है, पीयूष ग्रंथि। अंतःस्त्रावी में सबसे बड़ी है, लेकिन ऐसे में बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि। फिर है कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड करता है गहरा नीला। कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो गहरा नीला प्रदान। तो मैंने आपको बताया था जो डी ब्लॉक के तत्व है ना वो रंगीन होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व उसमें उनमें ढेर सारे, मतलब कि बहुत सारे कक्षक जो होते हैं खाली होते हैं, ठीक है। और तो डी ब्लॉक के तत्वों की तो आपने बहुत ज़्यादा, जिसमें भी आवर्त सारणी वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा अगर अच्छे से, तो डी ब्लॉक के
एलिमेंट रंगीन होते हैं, सबका एक फिक्स रंग होता है कि कौन सा, जैसे बेरियम है हरा रंग देगा, स्ट्रोंशियम है लाल रंग देगा, ठीक है, इस तरह से। और जो आयरन है वो ब्लू कलर से देता है, इस तरह से, है ना, कॉपर। तो इन सब के जो विटामिन डी के एलिमेंट हैं, इनके कलर आप एक दो बार जरूर देख लीजिएगा, जो मैन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ थे, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है, तो गहरा नीला, ठीक है, गहरा नीला कोबाल्ट से। ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो जाइमेज का। जो ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल अगर बनाना है तो जाइमेज का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। कैल्सीफेरॉल, तो अब नहीं भूलता होगा, कैल्सीफेरॉल आते ही विटामिन डी लगा देना, और टोकोफेरॉल में विटामिन ई लगा देना। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो टाइफाइड के उपचार के लिए क्लोरोमाइसिटिन का जो प्रयोग है वो टाइफाइड के उपचार के लिए किया जाता है। ये भी पूछा जाता है जो टाइफाइड है ये किस जीवाणु किससे होता है, तो साल्मोनेला टाइफी से। फिर ये मैं बता चुका हूँ कि विटामिन B3 और B5, विटामिन B3 और B5 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है। फिर पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रक्षेपण वेग कितना होता है, तो वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है आवश्यक प्रक्षेपण वेग, न्यूनतम प्रक्षेपण वेग होता है पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए। इसी को पलायन वेग कहते हैं ना, पलायन कर जाता है गुरुत्व छोड़ के। अगर इस वेग से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंक दिया जाए किसी वस्तु को तो वो रिटर्न नहीं आएगी। फिर कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है, तो लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से कथा समाप्त होती है और 1600 क्वेश्चन की जो सीरीज थी ये समाप्त होती है यहाँ पर, ठीक है। ढेर सारा प्यार दीजिएगा और इसको शेयर का जरूर कीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हो बच्चे, क्योंकि साइंस के अगर आपने एक फर्स्ट पार्ट से अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा साइंस का कोई सा भी चैप्टर हमने नहीं छोड़ा है जहाँ से प्रीवियस ईयर के मतलब सभी के, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, PSC हो, UPSC हो, ठीक है, या फिर जो भी वनडे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी वनडे वाले, UPSC बोल दिया तो प्री में जाइएगा, है ना, मेंस मत चले जाइएगा, मतलब सबके जो वनडे के एग्ज़ाम होते हैं प्रीलिम्स वाले, उन सभी में साइंस के जो क्वेश्चन बन सकते थे उन सब का हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद, जय भारत।